मूवी के स्टार्टिंग में यानी इसके फर्स्ट चैप्टर में विनायक की माँ को बिना बालों के दिखाया गया है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि कुछ दशकों पहले विनायक की दादी को भी लालच था, वो भी हस्तर के श्राप से ग्रसित हुई। एंड जब विनायक बड़ा हुआ उसे भी लालच आया सोने का, तो वो भी आगे चलकर हस्तर के श्राप से ग्रसित हो गया। बट यहाँ पर नोटिस करना, यही अगर हम थोड़ा और इस सीन को ध्यान से देखें, यहाँ पांडुरंग कुछ कैलकुलेशंस भी कर रहा था। यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा था, इस बार मैंने तुम्बाड़ 0.25x की स्पीड से देखी और इसमें मैंने फाउंड की बहुत सारी डिटेल एंड आई एम डैम श्योर इन डिटेल्स को बहुत लोगों ने मूवी देखते टाइम मिस कर दिया होगा। देखो मूवी काफी बढ़िया थी, उस टाइम इसको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था, बट बाद में रियलाइज हुआ ये मूवी कितनी मास्टरपीस थी। अब ये श्योर है ये डिटेल वीडियो देखने के बाद तुम्हें तुम्बाड़ मूवी देखने का मन करेगा। पहले बता दूं तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगी। ओके, अगर एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर हमें तुम्बाड़ नाम की एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बारिश होती रहती है। एंड ये बारिश ऐसी है कि कभी रुकती नहीं है। एंड इसका रीजन था कि यहाँ के पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर बनवाया था और उसे पूजने लगे थे इस लालच में कि वो उन्हें सोना देगा। देने से देखकर बाकी के देवता नाराज हुए और उनका क्रोध कभी न रुकने वाली बारिश बनकर बरसने लगा। बट द डिटेल इज, यहाँ पर तुम्बाड़ में जितने भी बादल यहाँ पर हम देख रहे हैं वो कोई VFX नहीं है, वो रियल है। एंड एज वेल एज ये बारिश भी। यहाँ मूवी के मेकर्स को मॉनसून आने तक का वेट करना पड़ता था ताकि मूवी की कहानी के हिसाब से सारी चीजें रियल दिखे। हाँ, जब बारिश नहीं होती थी तो ये थक हार कर आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेते थे। एंड यही नहीं, आगे भर भर के डिटेल्स दिखाई है मूवी में। मूवी की कहानी डिवाइडेड है 3 चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर टेक प्लेस है ईयर 1918 में, सेकंड चैप्टर ईयर 1933 में एंड थर्ड चैप्टर में जो कहानी चल रही होती है उसकी टाइमिंग है 1947 की, जब देश आजाद हुआ था। अब मूवी को देखते टाइम शायद ही तुमने ये नोटिस किया हो, मूवी में दिखाए गए ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्पेल आउट कर रहे थे टाइम को। चैप्टर 1 में विनायक के घर में ये ताले देखो, ये ताले यूज किए जाते थे ईयर 1980 के आसपास। एंड यहाँ चैप्टर 1 का ईयर क्या था? 1918। यही 15 साल का जंप लेकर चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। 1918 से 15 साल आगे जाए तो ईयर होगा 1933। जब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है यानी कहानी जब 1933 में चलती है तो तुम शॉक्ड हो जाओगे कि मेकर्स ने यहाँ पर क्या दिखाया है। यहाँ पर देखो, बहुत लोगों ने ये डिटेल नोटिस नहीं की होगी, इन दीवारों पर कुछ पोस्टर्स लगे होते हैं जिसमें से एक पोस्टर होता है आला मरा मूवी का। ये मूवी एग्जैक्ट रिलीज हुई थी 14 मार्च ईयर 1931 में, जिसके डेली शोज कई सालों तक चले थे, जो कि अगेन ये एक अल्टीमेट डिटेल है जो कि टाइम को स्पेल आउट कर रहे थे। अब यहाँ पर चैप्टर 3 स्टार्ट होता है तो टाइम हमें दिखाया जाता है 1947 का, यानी 1933 से अगर 14 साल आगे जाए तो ईयर होगा 1947 का, जब देश आजाद हुआ था। यहाँ पर विनायक आजादी की बातें करते हुए दिखता है, जो कि अगेन इंडिकेशन था चैप्टर 3 1947 में चल रहा है, यानी जब देश आजाद हुआ था। यही जब विनायक के फ्रेंड को किले में घुसता देखते हैं, जो कि पता लगाने गया था कि विनायक सोना कहाँ से लाता है, तो यहाँ पर जब ये कुएं में घुसकर उस तहखाने तक पहुंचता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे हस्तर का घर सांस ले रहा था। एक्चुअली में इस जगह को रेड और सांस लेता हुआ इसलिए दिखाया गया था बिकॉज ये देवी की वूम थी जिसमें हस्तर ट्रैप्ड था। अब यहाँ पर जैसे इंसानी शरीर सांस लेता है तो हमारा पेट अंदर बाहर होता है, वैसे ही इस जगह को भी मेकर्स ने बनाया था ताकि ये वूम अलाइव और रियल दिखे। अब स्टार्टिंग में अगर हम इस देवी की मूर्ति पर फोकस करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक तरफ से सोना गिर रहा है तो एक तरफ से अनाज। ये वही सोना था जो कि हस्तर ने ले लिया था और यहाँ पर हमें दिखाया गया था, और ये था वो अनाज जो कि हस्तर लेने जा रहा था, बट देवताओं ने उस पर वार किया और उसे टुकड़ों में बांट दिया। अब यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल ये है, इस मूर्ति को ध्यान से देखो, मेकर्स ने कितना पे अटेंशन रखा है इस एनिमेशन में। हस्तर जब सोना ले लेता है तो यहाँ पर देखना सोना गिरना बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अनाज कंटिन्यूसली गिरता रहता है। जब वो अनाज को टेक ओवर कर रहा था तो देवताओं ने उस पर अटैक किया था। इससे पहले वो कंप्लीटली मर जाता, बट देवी ने उसे बचा लिया, एक शर्त पर, हस्तर को कोई पूजेगा नहीं। इस तरीके से देवी ने हस्तर को यहाँ पर अपने वूम में ट्रैप्ड कर लिया, लेकिन उसके पास सोना है, अनाज नहीं। इसलिए विनायक जब भी वूम में एंटर होता था सोने के सिक्के के लिए तो वो आटे की गुड़िया हस्तर को देता था। एंड यहाँ पर ध्यान देना, हस्तर अपने आप से इस आटे की गुड़िया को नहीं लेता था तब तक जब तक विनायक उसको नहीं देता था। इसका भी रीजन हमें मूवी के स्टार्टिंग में बताया जाता है। जब हस्तर देवी के अनाज की ओर बढ़ रहा था उसे हत्याने के लिए तो देवताओं ने उस पर वार किया था, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर वो इस अनाज से डरता भी है और उसे पाना भी चाहता है। विनायक जब भी सोने के कॉइन्स के लिए इस रस्सी के सहारे वूम में एंटर होता था तो इस रस्सी पर ग्रिप के लिए कोई भी गांठ नहीं बनी होती थी, लेकिन थर्ड चैप्टर में जब विनायक यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसकी रस्सी पर ऐसे गांठ बनी हुई थी, जो कि शो कर रहा था कि विनायक अब रस्सी चढ़ने में असमर्थ है, बिकॉज समय के साथ साथ अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसमें वो फुर्ती नहीं रही है। इस सीन में दादी बताती भी है कि इस काम के लिए फुर्ती चाहिए होती है, बट जब उसकी भी उम्र हो गई
तो एक दिन हस्तर ने उसे काट लिया और उसे उसका श्राप लग गया। तो यहाँ पर विनायक बुढ़ा हो चुका था, वो रस्सी से उतर तो जाएगा, सिक्के भी उठा लेगा, बट वो इतनी फुर्ती से रस्सी को चढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए विनायक अपने बेटे को भी यहाँ पर ट्रेनिंग देता है कम टाइम में सिक्के उठाकर यहाँ से निकलने की। यहाँ ध्यान दोगे तो विनायक ने पूरा रेप्लिका तैयार किया था जिसमें हस्तर भी था। यहाँ पर वो रस्सी थी जिस पर वूम में एंट्री लेते हैं और ध्यान दोगे तो इस पर कोई भी गांठ नहीं थी। ये वो आटे से बनी लाइन थी जिसे हस्तर पार नहीं कर सकता और ये वो सिक्के थे जिसे हस्तर से लेकर बाहर निकलना है। यहीं अगर हम थोड़ा और इस सीन को ध्यान से देखें, यहाँ पांडुरंग कुछ कैलकुलेशंस भी कर रहा था। यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा था बारी, यानी इसका कितने में राउंड है। यहाँ लिखा था समय, मीन्स इसने कितना टाइम लगाया सिक्के उठाकर बाहर निकलने में। यहाँ पर लिखा था सिक्के, मीन्स कितने सिक्के उठाकर ये बाहर निकला। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसने प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पर 3 सिक्के उठाए थे, बट ये रियल में जब वूम में गया तो इसने 4 सिक्के उठाए थे, जो कि अगेन पांडुरंग की प्रैक्टिस के बैकग्राउंड को दर्शाता है। यहाँ पर जब विनायक एंड पांडुरंग आटे से बनी मल्टीपल डॉल्स को वूम में ले जाते हैं तो यहाँ पर एकदम से बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं। और मुझे पता है यहाँ पर बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, यहाँ पर इस वूम में इतने सारे हस्तर कैसे आ गए। तो ये बस मेरा इंटरप्रिटेशन है, सिर्फ मेरा। मुझे ऐसा लगता है जब हस्तर देवी का सोना लेकर अनाज की ओर बढ़ रहा था तब देवताओं ने उस पर अटैक किया था और उसका विखंडन हो गया था, लेकिन मरा नहीं था, देवी ने उसे बचा लिया था। तो हो सकता है हस्तर के टुकड़ों में बढ़ना उसके अलग अलग प्रेजेंस को दर्शाता है एंड इसीलिए उसका कड़ कड़ भूखा है। विनायक यहाँ पर जब मल्टीपल डॉल्स को लेकर गया तो उतने ही हस्तर यहाँ पर आ गए। मूवी के स्टार्टिंग में यानी इसके फर्स्ट चैप्टर में विनायक की माँ को बिना बालों के दिखाया गया है। वेल, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि कुछ दशकों पहले विडोज का मुंडन कर दिया जाता था ताकि वो अट्रैक्टिव ना दिखें और दूसरे मर्द उनकी ओर आकर्षित ना हो। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर विनायक की माँ को बिना बालों के दिखाया गया है एंड एज वेल एज उसने एक मैरून साड़ी भी पहन रखी है। आई एम डैम श्योर ये डिटेल काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। अब यहाँ पर जब विनायक अपने बेटे पांडुरंग को किले की ओर ले जा रहा होता है तो वो बोलता है, मुझे लगता है इस बार घर में अकेले वापस जाऊंगा। एंड इसी का रिप्लाई देते हुए पांडुरंग बोलता है, बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपके जैसा ही तो हूँ, डरता नहीं मैं किसी से। तो विनायक उससे कुछ ऐसा रिएक्ट करता है। विनायक पांडुरंग को यहाँ पर डरा रहा होता है। वेल, ये अर्ली फोरशैडोइंग थी कि विनायक आगे चलकर हस्तर के श्राप से ग्रसित हो जाएगा। मूवी के पूरे सिनॉप्सिस को समझे तो ये मूवी हमें यही बताती है लालच बुरी बला है। विनायक की दादी को भी लालच था, वो भी हस्तर के श्राप से ग्रसित हुई एंड जब विनायक बड़ा हुआ उसे भी लालच आया सोने का, तो वो भी आगे चलकर हस्तर के श्राप से ग्रसित हो गया। बट यहाँ पर नोटिस करना, पांडुरंग यहाँ पर लालची नहीं निकला। जब विनायक उसे ये सिक्के दे रहा था तो पांडुरंग ने उसे लेने से मना कर दिया और इमीडिएटली पांडुरंग ने विनायक को जला दिया और उसे खत्म करने के बाद ऐसे इस हवेली से बाहर निकल गया। बट अब क्या, देखो किले के खजाने के बारे में ओनली पांडुरंग को ही पता है। पहले दादी को पता था, उससे विनायक को पता चला और विनायक से पांडुरंग को। अब कह नहीं सकते कि पांडुरंग फ्यूचर में यहाँ पर लौटेगा या फिर नहीं, बट हाँ मूवी के बीच में हमें ये बता दिया जाता है कि यहाँ पर कोई गाँव बसने वाला है। बट सोचने वाली बात है कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर अब भी बारिश होती है और हस्तर भी अभी मरा नहीं है। अब यहाँ पर ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि पार्ट 2 यानी तुम्बाड़ 2 में होगा क्या, बट इतना पता है जो भी होगा मजा बहुत आएगा। तो यहाँ पर खत्म होता है डिटेल्स का सिलसिला। आई होप तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मैंने इससे पहले महाराजा मूवी की हिडन डिटेल वीडियो बनाई है, उसे भी एक बार जरूर से देखना। आई डोंट नो व्हाई इस वीडियो पर क्यों व्यूज फ्रीज हो गए हैं, तो एक बार इस वीडियो को भी देख लेना ताकि इसके व्यूज भी इंक्रीज हो। अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर आपके पास भी कोई डिटेल हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही हिडन डिटेल्स, थियरीज एंड एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।